नमस्कार दोस्तों, संतुलित ज्ञान पर आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूं, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे कक्षा 12वीं का रसायन शास्त्र का पेपर, जो कि आपका प्री बोर्ड परीक्षा 2020-21 का रहेगा। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूं, आपका पूरा पेपर और पूरे पेपर का सॉल्यूशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो बगैर टाइम बर्बाद किए, बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखिएगा। दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बगल में आपको जो घंटी का निशान दिखाई दे रहा है उसको दबा दें, ताकि अगली वीडियो जब अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है बहुविकल्पीय क्वेश्चन, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न है। आपको यहाँ पर 4 विकल्पों में से एक का चयन करना होगा। पहला क्वेश्चन लिखा है हमारा यहाँ पर CaCl क्रिस्टल की इकाई कोशिका में उपस्थित सीजियम आयन की कुल संख्या है। तो दोस्तों जो सीजियम आयन रहते हैं उसकी कुल संख्या होती है हमारी 1। तो यहाँ पर जो पहला वाला ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हम देखेंगे सेकंड नंबर का क्वेश्चन, NaCl क्रिस्टल की आंतरिक आयनिक दूरी होगी। दोस्तों NaCl क्रिस्टल की आंतरिक आयनिक दूरी होती है हमारी A/√2, यानी कि AY√2। इसके साथ हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 3, कोलाइडी कणों का आकार सेंटीमीटर में कितना होता है। दोस्तों जो कोलाइडी कण रहते हैं उनका आकार सेंटीमीटर में होता है 10⁻⁻5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7। इसी के साथ दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 4 हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है C6H5N2Cl अभिक्रिया का नाम लिखिए। तो दोस्तों जो अभिक्रिया आपको दिखाई दे रही है इसका नाम होगा हमारा सेंडमेयर अभिक्रिया। तो बी नंबर का आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 5, रेयान बनाने हेतु प्रयुक्त कार्बोहाइड्रेट है। दोस्तों रेयान बनाने के लिए सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। तो जो आपका सी नंबर का ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 2, जो कि आपका क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दोस्तों यहाँ पर आपको सारे आंसर लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, आप इन आंसरों को पूरे के पूरे आंसरों को यहाँ से नोट कर लेंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन पढ़ के दिखा देता हूँ, बाकी के क्वेश्चनों के आंसर आप खुद से लिख लेंगे। पहला प्रश्न हमारा यहाँ पर है, शून्य कोटि की अभिक्रिया में दर स्थिरांक की इकाई होगी। तो दोस्तों जो शून्य कोटि की अभिक्रिया रहती है उसमें मीटर पर सेकेंड दर इकाई होती है। तो यहाँ पर जो मीटर पर सेकेंड है वो आंसर हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों बाकी के आंसर आप अपने आप से लिख लेंगे। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं हम यहाँ पर। प्रश्न क्रमांक 3 जो कि आपकी एक सही जोड़ी है। दोस्तों कॉलम ये वाला, इस कॉलम को आपको इस कॉलम से मैच करना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे पहला प्रश्न लिखा हुआ है यहाँ पर सुपर हेलोजन है। दोस्तों जो सुपर हेलोजन है वो हमारा हो जाएगा जो 6 वाला ऑप्शन आपका F, वो यहाँ पर मैच करेगा। इसी के साथ हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 2, म्यूरिस्टिक अम्ल। तो दोस्तों जो म्यूरिस्टिक अम्ल है इसका आंसर यहाँ पर हमने नहीं दिया है। आप मुझे इसका आंसर कमेंट करके बता दीजिए, मैं बाद में इसका आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। इसके साथ दोस्तों हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक हमारा यहाँ पर है 3, यहाँ पर लिखा हुआ है एडम्स उत्प्रेरक। दोस्तों एडम्स उत्प्रेरक को जब हम मैच करेंगे तो ये इसके सामने मैच हो जाएगा, यानी कि तीसरे का तीसरा हो जाएगा। चौथे वाले को देखते हैं हम, डाईएजो परीक्षण। तो दोस्तों डाईएजो परीक्षण जो है वो होगा हमारा सेकंड वाला C6H5NH3। दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं 5th वाला एल्डोज। तो दोस्तों एल्डोज का हमारा हो जाएगा चौथा वाला ग्लूकोज। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं मैं आपने सही जोड़ी को अच्छे से लिख लिया होगा। इसके साथ हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 4 को देखते हैं। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूं, जो प्रश्न क्रमांक 4 है वो है आपका एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो आपको यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका है, अपमिश्रण क्या है। दोस्तों अपमिश्रण क्या है, इसका आंसर आप यहाँ से लिख लेंगे। ये रहा आपका आंसर, अपमिश्रण क्या है। इसके बाद दोस्तों बी नंबर वाला क्वेश्चन देखेंगे हम। यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर त्रिज्या अनुपात का मान 0.533 होने पर समन्वय संख्या कितनी होती है। दोस्तों इसकी समन्वय संख्या होती है 6। अभी हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 7 नंबर का देखेंगे, विशिष्ट अभिक्रिया दर किसे कहते हैं। तो दोस्तों विशिष्ट अभिक्रिया दर का आंसर आप यहाँ से लिख लेंगे। ये रहा आपका विशिष्ट अभिक्रिया दर का आंसर। इकाई समय में अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन अभिक्रिया के दर या वेग कहलाती है। दोस्तों इसको लिखने के पश्चात हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 10 लिखा हुआ यहाँ पर आपका मोहर लवण का रासायनिक सूत्र लिखिए। दोस्तों इसका सूत्र हमारा हो जाएगा FeSO4NH4 2SO4 6H2O। तो दोस्तों इस आंसर को यहां से आप लिख लेंगे। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक आपका ई लिखा हुआ है यहाँ पर, RNA में पाए जाने वाली उस नाइट्रोजिनस क्षार का नाम बताइए जो DNA में पाई जाती है। तो दोस्तों वो क्षार कौन सी होगी, हमारी यूरेसिल। तो यहां से आप इसका आंसर लिख लेंगे यूरेसिल। अभी बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है, हेनरी का नियम लिखिए। दोस्तों
प्रश्न क्रमांक 5 आपका हेनरी का नियम है। जहां से 2 नंबर के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो जाते हैं, तो इस आंसर को आप यहां से लिख लेंगे। दोस्तों हेनरी का नियम आपको नीचे ऊपर देखने को मिलेगा, फिर उसके नीचे 2 सीमाएं आपको देखने को मिलेगी। तो यहां से पहले आप पूरा नियम लिख लेंगे, उसके बाद यहां से आप इसकी सीमाएं लिख लेंगे। अभी हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 6 हमारा यहां पर है, हार्डी सुलजे का नियम लिखिए। दोस्तों हार्डी सुलजे का नियम आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, मैं एक बार जूम कर देता हूं। ये रहा हार्डी सुलजे का नियम, आप इसको नोट कर लेंगे यहां से। दोस्तों यदि आपको ये आंसर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा दीजिए केवल इसी आंसर के लिए, क्योंकि ये आंसर आपको यहां से छोटे वर्ड में दिया गया है, तो इसको यहां से आप अच्छे से ध्यान से नोट कर लेंगे। दोस्तों वीडियो को रोक लीजिए, पूरे का पूरे आंसर को यहां से आप अच्छे से लिख लेंगे। मैं आपको ऊपर कर देता हूं, बाकी का आंसर ये दिखाई दे रहा है, तो आप यहां से पूरा का पूरा आंसर लिख लेंगे। आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, बाद में आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। अभी देखेंगे हम प्रश्न क्रमांक 7, समन्वय संख्या एवं केंद्रीय धातु आयन को समझाइए। आप यहां से इसका आंसर लिख लेंगे, समन्वय संख्या और केंद्रीय धातु आयन। ये रहा आपका समन्वय संख्या और ये नीचे रहा आपका केंद्रीय धातु आयन। तो दोस्तों यहां से आप दोनों पॉइंटों को अच्छे से लिख लेंगे। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 8 हमारा यहां पर लिखा हुआ है, क्रिस्टल क्षेत्र की 2 सीमाएं लिखिए। तो दोस्तों यहां पर आपको टोटल 3 सीमाएं देखने को मिलेंगी, ये 3 लिखी हुई हैं। आप इनमें से कोई भी 2 लिखना चाहे तो 2 लिख सकते हैं, और यदि आप तीनों लिखना चाहे तो तीनों भी आप लिख सकते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन के बाद हम बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 9 हमारे यहां पर लिखा हुआ है, शुद्ध फिनॉल हवा में खुला रखने पर गुलाबी क्यों हो जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा यहां पर, फिनॉल हवा के संपर्क में आने से ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, जिसके कारण उसका रंग गुलाबी हो जाता है। दोस्तों मैं आपको यहां पर बता दूं, आपका ये आंसर 2 नंबर में है, इसी वजह से इसको इतना शॉर्ट रखा है, तो आप इसको यहां से लिख लेंगे। दोस्तों जो आपके नंबर है उनके अकॉर्डिंग आपके जो आंसर है उनको लिखा हुआ है। जैसे कि आपको प्रश्न क्रमांक 9 दिखाई दे रहा है, कास्ट स्प्लिट किसे कहते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर आपको यहां पर लिखा दिखाई दे रहा है, मैथेनॉल को पहले लकड़ी से बनाया जाता था, इसलिए इसे कास्ट स्प्लिट या काठ नेफ्था कहा जाता है। दोस्तों इस आंसर को आप यहां से लिख लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 10 को, प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल में विभेद की विहाइड्रोजनीकरण क्रिया को समझाइए। दोस्तों यह पूरी क्रिया लिखी हुई आपको दिखाई दे रही, यहां से आप लिख लेंगे। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं मैं आपने वीडियो को रोकने के बाद ये पूरा का पूरा आंसर लिख लिया होगा। अभी हम बढ़ेंगे इसके बाद में अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 11, दोस्तों अभिक्रिया को समझाइए, पार्किन अभिक्रिया और कैनिजारो अभिक्रिया। तो पहले आप यहां पर पार्किन अभिक्रिया को देख लेंगे। ये जो आंसर दिखाई दे रहा है आपको, यह पार्किन अभिक्रिया का आंसर है। दोस्तों इसको इतने आंसर को आप यहां से नोट कर लेंगे। इसके बाद हम बढ़ेंगे कैनिजारो अभिक्रिया की तरफ। ये आपकी कैनिजारो अभिक्रिया है, मैं जूम कर देता हूं, ये देख लीजिए, ये आपकी यहां पर कैनिजारो अभिक्रिया है, इसको आप यहां से नोट कर लेंगे। दोस्तों फिर से मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं आपने ये आंसर लिख लिया होगा। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाएं उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बगल में घंटी का निशान जरूर दबा दें। जैसे ही अगली वीडियो आए, अगला पेपर हो आपका, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और उसका आंसर आप जल्द से नोट कर पाए। दोस्तों यहाँ पर आपको प्रश्न क्रमांक 12 लिखा हुआ है, फॉर्मेल्डिहाइड में बहुलीकरण और एसिटाल्डिहाइड में बहुलीकरण। तो पहले आपको फॉर्मेल्डिहाइड में बहुलीकरण लिख लेंगे, उसके बाद में सेकंड नंबर का लिखेंगे आप एसिटाल्डिहाइड में बहुलीकरण। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं मैं आपसे आपने दोनों की डेफिनेशन अच्छे से यहाँ पर लिख ली होगी। हम बढ़ते हैं इसके बाद में अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 13 हमारा यहाँ पर है, निम्न अभिक्रिया को समझाइए। तो पहला कौन सा हमारे यहाँ पर, मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। दोस्तों पहले आप यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया को लिख लेंगे। यहाँ पर 2 अभिक्रियाओं को समझाना था, पहला आपका मस्टर्ड ऑयल है, उसके बाद दूसरा आपका यहाँ पर कौन सी होगी, ग्रेविल थैलामाइड। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं मैं आपने जो मस्टर्ड ऑयल है वो पूरा यहाँ से कंप्लीट कर लिया होगा। इसके बाद हम जो आपकी ग्रेविल थैलामाइड है वो यहाँ से लिख लेंगे। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं ग्रेवियल थैलामाइड आप यहाँ से लिख लिया होगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 14 हमारा यहाँ पर है, हवा में खुले छोड़ने पर एनिलीन काला भूरा पड़ जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर, हवा में खुला छोड़ने पर एलिन काला भूरा पड़ जाता है क्योंकि खुली हवा में एनिलीन का ऑक्सीकरण हो जाता है। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 14 का आंसर आपका यहाँ इतना ही था। उम्मीद कर रहा हूं मैं अपने आंसर को लिख लिया होगा। प्रश्न क्रमांक 15 आप यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 15 लिखा हुआ है, संक्रमण ताप, मोल भिन्नांक, पाराशरण दाब, इन तीनों की आपको एक एक करके डेफिनेशन लिखनी होगी। तो दोस्तों पहले यहाँ पर आपको संक्रमण ताप की देखने को मिलेगी, फिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी मोलर भिन्नांक की, और तीसरी वाली आपकी यहाँ पर रह जाएगी पाराशरण दाब। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं मैं आपने यहाँ पर तीनों की डेफिनेशन अच्छे से नोट कर ली होंगी। दोस्तों इसके बाद हम जो परिभाषाएं हैं इनको लिखने के बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है प्रश्न क्रमांक 17।
लिखा हुआ है यहाँ पर दोस्तों, थैलेनाइड संकुचन की लेंथेनाइड संकुचन किसे कहते हैं, इसके चरण की विवेचना कीजिए। तो दोस्तों लेंथेनाइड संकुचन है उसकी यहाँ पर आपको पूरा का पूरा आंसर देखने को मिल जाएगा। संकुचन की विवेचना की गई है, लिख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 18 को आप यहाँ पर देखेंगे, फिनोल एवं अल्कोहल में कोई 3 अंतर लिखिए। दोस्तों आपको डिटेल में दिखाई दे रहा है यहाँ पर, पूरा का पूरा आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। आप ऐसा का एज इट इज आंसर लिख दीजिए, आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। एक भी नंबर आपका यहाँ पर नहीं कटेगा, क्योंकि अंदर आप जब इसको देखेंगे तो 3 अंतर इसमें लिखे हुए हैं, जिसको आपको मिक्सअप करके लिखा हुआ है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, पूरे फुल मार्क्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 19 को देखेंगे हम यहाँ पर, प्रोटीन का वर्गीकरण करते हुए इसके जैविक महत्व पर प्रकाश डालिए। दोस्तों यहाँ पर पहले वर्गीकरण किया गया है, इसको 2 चीजों में वर्गीकृत किया गया है। पहला रेशेदार प्रोटीन, थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, ये आपका रेशेदार प्रोटीन, और दूसरा कौन सा होगा हमारा, गोलिका प्रोटीन। तो दोस्तों पहले वर्गीकरण है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद में आपको इसका जो जैविक महत्व है वो देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों नीचे आपको यहाँ पर इसका जैविक महत्व देखने को मिल रहा है, आप यहाँ से जैविक महत्व को लिख लेंगे। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाएं उससे पहले मेरी आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, यदि अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और बगल में आपको जो घंटी का निशान दिखाई देगा उसको दबा दें, बेल आइकन को आप प्रेस कर लें, क्योंकि अगली वीडियो जैसे ही अपलोड होगी आपका जो भी पेपर रहेगा उसका आंसर आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। यदि आप घंटी को दबाकर रखते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, जिससे कि आप आंसर को लिख लेंगे। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 20 लिखा हुआ है, विशिष्ट चालकता एवं मॉलर चालकों को परिभाषित कीजिए तथा विभिन्न चालकता पर तनुता का प्रभाव लिखिए। दोस्तों पहले आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा विशिष्ट चालकता, तो इसका आंसर आप यहाँ पर लिख लेंगे। इसको लिखने के पश्चात हम बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ, जो कि लिखा हुआ आपके यहाँ पर है मॉलर चालकता। तो दोस्तों मॉलर चालकता को यहाँ से आप लिख लीजिए, इतना आपका मॉलर चालकता है। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आपने दोनों पॉइंटों को लिख लिया होगा। ये विशिष्ट चालकता थी हमारी, और इसके बाद में ये हमारी मौलक चालकता थी, और इसके बाद में ये थर्ड पॉइंट हमारा यहाँ पर है तनुता का विलयन की मॉलर चालकता पर प्रभाव। दोस्तों इसका पूरा प्रभाव का जो आंसर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस आंसर को आप अच्छे से नोट कर लीजिए। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं मैं आपने आंसर को अच्छे से नोट कर लिया होगा। प्रश्न क्रमांक 21 यहाँ पर आप देखेंगे, नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की ऑस्टवाल्ड विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो दोस्तों ऑस्टवाल्ड विधि का सचित्र वर्णन करना है, पहले आप इसकी इतनी डेफिनेशन लिख लेंगे, इसके बाद इसका चित्र हम देखेंगे। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं मैं आपने डेफिनेशन को अच्छे से लिख लिया होगा। डेफिनेशन को लिखने के बाद आप वीडियो को यहीं रोक दीजिए और इस डायग्राम को अच्छे से नोट कर लीजिए। दोस्तों उम्मीद करता हूं मैं आपने इसका जो सचित्र वर्णन था, यानी कि पूरा का पूरा चित्र नामांकित सहित कर लिया होगा। इसी के साथ दोस्तों हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 22। दोस्तों क्लोरीन यद्यपि इलेक्ट्रॉन उपचायक समूह है, फिर भी यह एरोमेटिक इलेक्ट्रोनोराइग प्रतिस्थापन अभिक्रिया में आर्थो तथा पैरा निर्देशक है, क्यों सहित कारण सहित पूरी व्याख्या करना है। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूं, आपका जो प्रश्न क्रमांक 22 है उसको, और आपका जो प्रश्न क्रमांक 16 है उसको, दोनों क्वेश्चनों को यहाँ पर सॉल्व नहीं किया है, जिसे हम जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे वहां पर अपलोड कर देंगे, तो आप वहां से लिख लेंगे। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।